आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सीरीज। एक्चुअली कारण क्या है कि इसका जो कारण है वो बिहार का पगला यूनिवर्सिटी है, जो आपको पता है कि कभी भी कुछ भी कह देता है। मतलब एकाएक अब कह रहा है कि जनवरी में पार्ट 1 वाले का एग्जाम होगा। पहले से कुछ कह ही नहीं रहा था, बोला था जून में होगा, कब होगा कुछ बताता नहीं है। अभी भी ये क्लियर नहीं कर रहा है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, कोई क्लियर डेट नहीं है। और यहाँ क्या है, डेट का क्या वैल्यू है, डेट निकल भी जाता है तो वो बढ़ जाता है, कैंसिल हो जाता है, 3 बार 4 बार बढ़ा दिया जाता है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद भी उसमें डेट बढ़ा दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। पता चलता है बच्चा से एग्जाम सेंटर पर पहुंच गया, पता चलता है जा आज तो एग्जाम ही नहीं है, आज तो डेट बढ़ गया। इस टाइप का यहाँ नौटंकी होता है। उसके बाद रिजल्ट में क्या होता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी होता है। आप सुन ही रहे हैं कितना बड़ा बड़ा गड़बड़ी हो गया। खैर उसको हम डिस्कस करना नहीं चाह रहे हैं, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो पार्ट 1 का एग्जाम का जो बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में हो जाएगा, इससे सारे लोगों की धड़कनें तेज़ हो गई है जो भी पार्ट 1 में है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वो सही से पढ़े नहीं हैं और उनका पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको पता है कि हम जो सिलेबस पढ़ाते हैं वो डिटेल में पढ़ाते हैं और 60% हम पढ़ा ही चुके हैं सिलेबस, 40% अभी बाकी ही है। तो हम सोचे हैं कि जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें से जो जो आसान टॉपिक है कम से कम उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए, ताकि एग्जाम में कम से कम इतना रहे कि हम लोग का जो आसान टॉपिक है उससे क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आपके पास कितना नॉलेज है इससे ज़्यादा डिपेंड मैटर ये करता है कि आप उस नॉलेज का किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आपके पास देखिए होता क्या है कि बहुत सारा टॉपिक आसान है। मतलब जो सिलेबस का 60% टॉपिक है, 60% बहुत ही आसान है। इसको आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में इस 60% सिलेबस को आप जितना 40% टाइम में पढ़ सकते हैं। बाकी आप 60% जो टाइम लगाते हैं वो 40% सिलेबस पे लगाते हैं, ठीक है। और हम लोग को क्या है कि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें 50% का जवाब देना है, सब्जेक्टिव भी होता है तो 50% का जवाब देना है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। आगे आपको हम समझाएंगे। तो अगर हम लोग सिलेबस का जो जो आसान आसान टॉपिक है अगर उसी को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्या ज़रूरत है बिना काम के जो हार्ड हार्ड टॉपिक है उसको देखिए, पढ़े, डीमोटिवेट हो। उससे अच्छा है कि जो आसान टॉपिक है पहले उसको हम लोग अच्छे से रिवीजन करके रखें, पढ़ के रखें, ताकि कम से कम उससे क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप जिस टॉपिक को जानते हैं, जो पढ़े हुए हैं, रिवीजन के कारण अगर छूट जाता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, ठीक है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो जो टॉपिक आसान है पहले उसका रिवीजन कर लिया जाए, जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद तो आगे पढ़ना ही है। तो हम सोचे हैं क्या कि रिवीजन सीरीज में आपको क्या करने वाले हैं कि हर बुक के लिए एक वीडियो बनाएंगे। मतलब एक वीडियो में पूरा बुक आपको रिवीजन करा देंगे, बस उसमें केवल कॉन्सेप्ट रिवीजन कराएंगे। वीडियो जितना देर का हो परवाह नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट से फायदा क्या होगा, क्योंकि अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है या फिर सब्जेक्टिव। तो अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको फार्मूला रिवीजन करा दिया जाए, कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दिया जाए, बता दिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। और सब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है, तो क्वेश्चन बना लीजिएगा आप। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जितने भी बुक है हम लोग को, आपको पता है कि पेपर 1 और 2 मिला के 9 बुक पढ़ना है। 9 बुक के लिए हम 9 वीडियो बनाए, 9 स्पेशल वीडियो। अब हो सकता है किसी बुक का वीडियो लंबा हो, किसी का छोटा हो, वो टॉपिक वाइज, लेकिन उसमें हम मतलब पूरे 100% बुक को पढ़ाएंगे नहीं। बस उसमें से जितना पार्ट इजी है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कम समय में हो सकता है, इम्पोर्टेंट है, उसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन कराएंगे, ताकि जो अभी तक पढ़े भी नहीं है कुछ भी उनके लिए भी फायदा हो और जो पढ़े हैं उनका भी रिवीजन हो जाए। तो ये वीडियो कोई भी देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पढ़े हैं चाहे नहीं पढ़े हैं फिर भी समझ में आएगा। बस बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार यूवी के, उनके लिए मतलब ये वरदान है। उनको मतलब ये तो करना ही चाहिए, कम से कम ये तो पढ़ना ही चाहिए। इसलिए आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको मैट्रिक्स का रिवीजन कराने वाले हैं। मैट्रिक्स का फुल कंसेप्ट, जितने भी टॉपिक्स मैट्रिक्स में पढ़ने हैं उसको सबको पढ़ाएंगे। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि कौन सा बुक, तो हम यहाँ कोई डिटेल में पढ़ा नहीं रहे हैं कि किसी बुक को फॉलो करेंगे। यहाँ हम लोग एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम को लेंगे। तो बिहार यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। वैसे किसी भी स्टूडेंट के लिए हो सकता है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो बिहार यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। अगर वो टॉपिक दूसरी यूनिवर्सिटी में है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ ध्यान इस बात का रखेंगे, बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस का ध्यान रखेंगे।
सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, जिस मतलब मैट्रिक्स का सिलेबस क्या है बिहार यूनिवर्सिटी के लिए। मैट्रिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में लिखा हुआ है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से उस पर जो भी कंसेप्ट है उसको बताएंगे, उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उस पर कुछ कुछ हो सकता है क्वेश्चंस भी बता दे, और जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको आज के वीडियो में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एक वीडियो ये रहेगा मैट्रिक्स के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर का बनाना है। इसी तरीके से करके मास्टर वीडियो सारे चैप्टर्स का आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज मैट्रिक्स को। देखिए, जो बिहार यूनिवर्सिटी के मैट्रिक्स का जो सिलेबस है वो यही लिखा हुआ है सिलेबस में। सबसे पहला चीज देखिए, ये चीज लिखा हुआ है इतना ही, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही है, आपको हम समझाएंगे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, एक बार पढ़ देते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आज जितने भी हम क्लास कराएंगे वो सामने नहीं लिखेंगे, आपको हम लिख देंगे, फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद कंसंट्रेट करना है, केवल समझना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ नॉट मोर देन 3 अननोन्स, मतलब यहाँ 3 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बाकी सब आप समझ रहे हैं, ये सारा टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। ये एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था आपको, ये वाला लास्ट वाला, बाकी सारा टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इससे भी इसमें जो नहीं लिखा है सिलेबस में वो भी हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी अपने चैनल पे, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ हम सारा टॉपिक आपको फिर से दोबारा पढ़ाने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इतना ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें ये नहीं है कि हम आपको केवल सीधा जोर से मैट्रिक्स बताएंगे। पहले आपको बताएंगे मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर, डिग्री, क्या क्या। अब देखिए, अब यहाँ कहीं नहीं ये नहीं लिखा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़िएगा तो ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझ में ही नहीं आएगा। अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि यह आप 12th में पढ़े हुए हैं, हमको सारा चीज़ पढ़ाना है और आज की इस वीडियो में बताएंगे भी, बस आपको यहाँ फोकस करके रखना है। उसी तरीके से बहुत सारा टॉपिक इसमें हाइड है, जैसे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाएं तो इसमें शायद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में नहीं आएगा और इसमें से कुछ कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारा चीज़ इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ को, सारे टॉपिक को कवर करते हुए आज का ये वीडियो बनेगा और इसमें सारा टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं क्लास में। चलिए, अब आपका इंट्रोडक्शन हम मैट्रिक्स से कराते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और आप क्या है, मतलब आपका और मैट्रिक्स से परिचय हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है आप ये जान रहे, ऐसा नहीं है। आप 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़े। सबसे पहला बात कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर पहले ए आता है तो हम यही मान लेते हैं। और मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स को जब हम सजा करके लिखते हैं किसी कोष्ठ के अंदर में, जैसे कि अपने पास बहुत सारा एलिमेंट है, कुछ कुछ सामान है, उसको सजा करके अगर लिख दिए सीक्वेंस वाइज में तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैथ्स में इस कोष्ठ में सजा के लिख दिए तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अलमीरा में बुक्स वगैरह सजा करके रखे हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स है। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में ये अलमीरा है हम लोग का, ये कोष्ठ जो होता है बड़ा वाला कोष्ठ, ऐसे आप छोटे वाले कोष्ठ में भी लिख सकते हैं। इसके अंदर भी अगर एलिमेंट्स को सजा करके लिख रहे हैं तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। लेकिन जनरली हम लोग ये वाला ब्रैकेट लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब ये अलमीरा है, मान लेते हैं इसमें 1 खंड है, 2 खंड है, 3 खंड है, बहुत सारा खंड हो सकता है, ऐसा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स को रखते हैं, सामान को रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 2 रख दिए, यहाँ 5 रख दिए, यहाँ 7 रख दिए, यहाँ 10 रख दिए। उसी तरीके से फिर अब इसके सामने रख दिए, मान लीजिए 5, 3, 2, 6, कुछ भी 8, 9, 10, 5, मान लीजिए इस तरीके से सजा के लिख दिए तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। इसी सजाने के तरीके को, इसी को हम लोग जब सजा के लिखते हैं तो ये होता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक्चुअली आप ये नहीं कर सकते कि अब इसके बीच में कोई एलिमेंट हम यहाँ अपना से यहाँ हम 3 लिख दिए, यहाँ कुछ 6 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिए, तब ये मैट्रिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है कि सजा करके जो किसी नियम को फॉलो कर रहा है वो होता है मैट्रिक्स। और इसमें रो होता है, कॉलम होता है, आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें नहीं आना चाहिए। यहाँ तो रहना चाहिए 3, यहाँ इसमें 3 रहेगा। अब क्या होता है, इसी में जो इस तरीके से लाइन है, जैसे 1 लाइन ये है, 2 लाइन, 3 लाइन, आप कहिएगा कि ये कितने लाइन है, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन है, तो इसमें रो की संख्या कितनी है, 3, इसको बोलते हैं रो। ये जो है ये चीज इसको बोलते हैं रो। इसी तरीके से ऐसे वर्टिकल जो लाइन है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरीके का जो लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, ये लाइन क्या कहलाता है,
कॉलम कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है रो कॉलम, और जितना रो रहता है उतना कॉलम, जितना रो रहता है और कॉलम रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना रो है, 1 2 3 रो है, तो 3 इंटू यहाँ कितने रो है, 1 2 सॉरी कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 लिखे हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं 3/4, 3/4 करते हैं। ये इस मैट्रिक्स से क्या है, ऑर्डर है। अब कहीं कहीं मल्टीप्लाई लिखा है तो बाई क्या है पढ़े। अरे भाई आपके घर में जब मिस्त्री आता है तो बोलता है, ऐसे लिखता है 2 इंटू 2 और कहता है 2/2 का खिड़की लगेगा, 3/4 का क्या लगेगा, खिड़की लगेगा। तो वहाँ इसको लिखता है 3 मल्टीप्लाई करके 4 लिखता है, पढ़ता है 3/4, 3/4 का जंगला, 3/4 का ऐसे कुछ बोलता है ना, तो वहाँ भी बाई बोलता है लेकिन लिखता है मल्टीप्लाई। वही बात यहाँ भी है, ये भी तो एक साइज को ही बता रहा है। अगर 2/2 लीजिएगा तो इतना ही रहता, तो साइज में छोटा रहता। तो ये होता है इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स का होता है ऑर्डर, ठीक है। अब बात आता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो फिलहाल इस मैट्रिक्स में देखिएगा तो इसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होती है, 12 एलिमेंट्स हैं। लेकिन क्या इसमें कितने हो सकते हैं एलिमेंट्स, अगर ये आप सोचिएगा तो सोचने वाली बात है कि कितना हो सकता है। तो कितना भी एलिमेंट्स हो सकता है, बस उसके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर आप कहिएगा कि अगर इसका हम ऑर्डर 3/4 रखे, 5/7 रखे, इस तरीके से करें और कहें कि अब जैसे कि 3/4 का, अब इसमें कहें कि 13 को एलिमेंट हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। 4/3 है तो 4×3 12 को ही एलिमेंट होगा, 11 को नहीं हो सकता है, 10 को नहीं हो सकता, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर हम चाहें और भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो इसको नाम देते हैं A11 A12, ऐसे करते करते A1n तक, उसके बाद A21 A22, ऐसे करते करते A2n तक, डॉट डॉट यहाँ हो जाएगा AN1 AN2, डॉट डॉट करते करते ANn। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म में, मान लीजिए A बराबर। अब देखिए यहाँ जो A लिखे हैं, A क्या करता है, एलिमेंट्स को डिनोट करता है, और नीचे में जो 1 1 लिखे हैं ये वो रो को डिनोट कर रहा है, कॉलम को डिनोट कर रहा है। अगर हम इस मैट्रिक्स में आपसे पूछे कि 2 कहाँ स्थित है इस मैट्रिक्स में, तो 2 एगो हियाँ भी है, एगो हियाँ भी है। लेकिन मान लीजिए अगर एक ही रहता, मान लेते हैं कि अगर इसमें से हम पूछे कि 3 कहाँ स्थित है इस मैट्रिक्स में, 3 कहाँ है तब क्या बताइएगा, इसका लोकेशन क्या है, इस 3 का लोकेशन क्या है। तो 3 का लोकेशन है दूसरका रो, पहला रो है नहीं, दूसरका रो में है। अब दूसरका रो में तो ये सारा एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे, दूसरका रो के तीसरका कॉलम में जो एलिमेंट है वही है 3, वही है 3 का लोकेशन। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं, उसी तरीके से मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट्स का लोकेशन बताने के लिए हम लोग उसके ऑर्डर को बताते हैं, उसके रो और कॉलम को बताते हैं कि वो कहाँ है। तो यहाँ जो हम लोग लिखते हैं, जैसे A11 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पहले रो के पहले कॉलम पर स्थित नंबर है। यहाँ जो लिखे हैं A22, इसका मतलब ये दूसरे रो के दूसरे कॉलम पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ मान लीजिए अब आपको ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है। तो A11 A12 करते करते ये 1n तक है, मतलब n यहाँ डिसाइड नहीं है कि n कितना है, जितना भी हो 10 20 50 1000 कुछ भी हो, n तक मान लीजिए है एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पहला क्या है, रो की संख्या है और दूसरा कॉलम की संख्या है। तो इसमें रो की संख्या कितना है, 1, मतलब पहले रो पे, यहाँ दूसरे रो पे, यहाँ तीसरे चौथे करते करते nवां रो पे है। ये जो है एलिमेंट्स वो nवां रो पे और पहला कॉलम पे, तो ये पहला कॉलम है ना, तो पहला कॉलम पे nवां रो पे, ऐसे करते करते यहाँ an तक जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा कि इसमें कितना रो है, 1 2 3 4 करते करते यहाँ n तक आया है, तो n रो है। तो कॉलम कितना है, तो कॉलम देखिएगा 1 2 3 4 5 6 करते करते n तक आया है, तो n, मतलब ऑर्डर में पहले हम लोग रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, मतलब रो बाई कॉलम इसको पढ़ते हैं, n बाई n इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या, अब देखिए यहाँ 2 3 4 5 6, क्या ये एक मैट्रिक्स है, बात आती है तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी तो क्वेश्चन के अंदर में सजा करके लिखा हुआ है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें कितना रो है, तो एक ही रो है,
तो करेंगे A1/, और कॉलम कितना है, ध्यान से देखिएगा, कॉलम 1 2 3 4 5, तो 5 1/5। इसी तरीके से तो वर्टिकल मैट्रिक्स भी ऐसे बन सकता है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम की तरह दिख रहा है, रो की तरह, इसमें एक ही रो है इसलिए रो मैट्रिक्स ये हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। बट बता देते हैं, यहाँ मान लीजिए कि ए रख दिए, बी रख दिए, सी रख दिए, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो कितना है 1 2 3, तो 3, अब बाई कॉलम कितना है 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ये सब आप 12th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, फिर भी आपको थोड़ा बहुत हम रिवीजन कराते चल रहे हैं। ये सारा चीज़ आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, बस आपको बेसिक्स बनाने के लिए आपको रिवीजन करा रहे हैं, ताकि आपको आगे का कंसेप्ट ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिलेबस का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा है, दिख जाएगा आपको, लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। यही हम लोग का सिलेबस का जो पहला टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, वो यही है, सम एंड प्रोडक्ट। एक्चुअली ये बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर इससे क्वेश्चन भी आएगा तो सम से तो नहीं ही आएगा, प्रोडक्ट से आएगा। प्रोडक्ट से मतलब एक आध क्वेश्चन देगा अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ तो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव एग्जाम ले रहा है वो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का नहीं है, वो एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स के लिए तो थोड़ा सा मतलब बड़ा क्वेश्चन देगा ना, एकदम थोड़ा पूछेगा 2 मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा इसको जोड़िए, तो ऐसा नहीं देगा, प्रोडक्ट्स दे देगा, जैसे कि 2 मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा इसका प्रोडक्ट इनमें से कौन है, तो इस टाइप का मतलब 2 नंबरिया में आ सकता है। तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा और इसमें क्या क्या फंडे हैं, सारी चीज़ें समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड एक दूसरा मैट्रिक्स मानते हैं B इज इक्वल टू 3 4 2 1 2 0, ठीक है। अब अगर आपको 2 मैट्रिक्स दिया जाए और बोला जाए कि दोनों को जोड़िए, दोनों का सम निकालिए, तो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका मतलब आपको कहा जा रहा है कि A प्लस B निकालिए, ठीक है। A प्लस B निकालने के लिए कुछ नहीं है, A का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ, प्लस यहाँ B का वैल्यू बैठा दीजिए, तो A का वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 और B का वैल्यू बैठा दीजिए, तो B का वैल्यू कितना है 3 4 2 और उसके बाद 1 2 0, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, अब इस दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तो सम निकालना है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो सामने सामने वाला एलिमेंट है उसको जोड़ देते हैं, बस कंडीशन ये रहता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। पहले आपको हम जोड़ के बताते हैं, उसके बाद कंडीशन बताएंगे। क्या होता है कि जैसे कि ये जो पहला रो और पहला कॉलम पे जो एलिमेंट है, इसके साथ हम इस मैट्रिक्स के जो पहले रो और पहले कॉलम पे एलिमेंट है उसको जोड़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे रो के दूसरे कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको इस मैट्रिक्स के दूसरे रो के दूसरे कॉलम के साथ के एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं जो सामने सामने हैं, और उसको जोड़ के एक नया मैट्रिक्स बना देते हैं जो A प्लस B मैट्रिक्स आ जाता है। तो 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 3 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 4 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, उसके बाद 5 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 7 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये A प्लस B का वैल्यू आ गया, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, लेकिन इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है, उस दिक्कत को समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिए, यहाँ 4 दे दिए, अभी भी ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। अब क्या है, अब बोला जा रहा है कि A प्लस B निकालिए, तो यहाँ भी ये बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 4, ठीक है। अब आप बताइए कि इसका A प्लस B आप कैसे निकालिएगा। इस 2 को 3 के साथ जोड़िएगा, 3 को 4 के साथ जोड़िएगा, 4 को 2 के साथ जोड़िएगा, ये 3 बचा तो अकेला रह जाएगा सिंगल। इसको किसके साथ जोड़िएगा, इसके सामने तो इसके इधर इस मैट्रिक्स में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी अब ध्यान से देखिएगा, तो इस मैट्रिक्स में 1 2 3 कॉलम है और इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसमें जो है पहला कॉलम पहले के साथ, पहला कॉलम पहले के साथ जोड़ दीजिएगा, दूसरा दूसरे के साथ जोड़ दीजिएगा, तीसरा तीसरे के साथ जोड़ दीजिएगा, बेचारा ये चौथा तक खाली रह गया ना,
चौथा बात तो यहाँ ये मुंह तकते रह जाएगा, तो ऐसा अगर कोई मुंह तकवा आ जाए तो ये डिफाइन नहीं होता है। यहाँ लिख देंगे a प्लस बी नॉट डिफाइन, क्या लिख रहे हैं, नॉट डिफाइन, ए नॉट टी नॉट डिफाइंड। ये यहाँ पे इस कंडीशन में a प्लस बी डिफाइंड नहीं है, a प्लस बी का वैल्यू नहीं निकल सकता, हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि 2 kg आटा में 2 kg चावल को जोड़िए, तो क्या आप जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, दोनों सेम होगा तब ना जोड़िएगा। तो उसी तरीके से यहाँ दोनों सेम नहीं है, ठीक है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इसका ऑर्डर देखिए 1 2 बाई 3 है और इसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 4 है। तो मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं अगर उसका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको जोड़ ही नहीं सकते हैं, वो डिफाइंड नहीं होगा। तो जोड़ने के लिए क्या कंडीशन है? जोड़ने के लिए कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर एकदम मस्ट बी सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स को हम लोग बहुत ही धूमधाम से आसानी के साथ जोड़ सकते हैं अगर उसका ऑर्डर सेम हो, और अगर उसका ऑर्डर सेम नहीं हो तो हम लोग उसको नहीं जोड़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके समेशन पर, मतलब घटाव पे। अब आप ये कहिएगा कि सिलेबस में तो खाली सम एंड प्रोडक्ट लिखा है, लेकिन हम लोग को सब्ट्रैक्शन भी पढ़ना होगा, दो मैट्रिक्स से घटाव, ये सारा चीज़ हम लोग छोड़ नहीं सकते। अब मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, ए दिया है, बी दिया है, और यहाँ बोल रहा है कि ए माइनस बी निकालिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए ए में से बी को, तो यहाँ हम लोग माइनस का साइन दे देंगे और फिर से वही बात आ जाएगी। अब फिर से क्या होगा कि पहले रो वाले में से पहले रो वाले को तो घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, और इसको किस में से घटाएंगे, इसको किस में से घटाएंगे, मतलब ये तो फिर खाली रह गया। तो जब भी ये खाली रहने वाली बात आएगी तो ये डिफाइन नहीं होगा। फिर से यहाँ a माइनस बी के लिए भी ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी अगर हम लोग को एक मैट्रिक्स में से दूसरे को घटाना है तो उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है, इसको बहुत टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। वैसे आपको हम ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, तो आप घबराना नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट सबसे मेन चीज़ होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सामने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, आप खुद से बना लीजिएगा, इसलिए हम कॉन्सेप्ट पर ही बल देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर सेम करके हम लोग देखते हैं कि क्या ये घट पा रहा है कि नहीं। तो ऑर्डर सेम करके लिए क्या करते हैं, इसको फिर से हटा देते हैं, तो ये इतना ही हो जाएगा, और इसको भी हम मिटा देंगे, तो इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। अब दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/3। अब आसानी से हम लोग a माइनस बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए a माइनस बी निकालते हैं। a माइनस बी निकालेंगे तो कितना आएगा, इस 2 में से इस 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस 3 में से इस 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, -1 होगा। इस 4 में से इस 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। इस 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 होगा। इस 6 में से 2 को घटाएंगे तो भी 4 होगा। इस 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 होगा, और यही हो जाएगा a माइनस बी का आंसर, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव तो आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का गुणनफल क्या होता है। चलिए दो मैट्रिक्स लिए हैं, इसका प्रोडक्ट निकाल के आपको बताते हैं। मैट्रिक्स ए लिए इतना एंड बी इतना। अब दोनों का प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, a इंटू बी, मतलब ए बी निकालिए। तो ए बी के लिए दोनों को a और b का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, 2 3 4 5 6 7 इंटू 3 4 1 2। देखिए जब इसका प्रोडक्ट हम लोग को निकालना होगा, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में जो 12th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं या फिर सीधा पता नहीं कैसे आए हैं, वो सीधा सीधी बात आ रहा होगा, 2 तिया 6, 3 चौका 12, इधर टाइम तो डिफाइन नहीं होगा, ये रहा सामने सामने वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये कंसेप्ट एकदम गलत है। मैट्रिक्स का गुना हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं, मैट्रिसेस में हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। मैट्रिसेस में हम लोग उल्टा करते हैं, इस रो का, ये जो रो है, ये पहला रो, इसका जो मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वो इसके कॉलम के साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली ये जितना रो है उतना कॉलम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल इतना लेंगे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन,
तो ऐसा करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये चीज़ आपको बाद में बताएंगे कि क्यों नहीं बनेगा, क्यों डिफाइन नहीं होता है, ऑर्डर वगैरह का कुछ खेल होता है, कंडीशन वगैरह बाद में बताएंगे, पहले आपको प्रोडक्ट हम सिखाते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर। चलिए फिर से एग्जांपल लिए हैं, उसको थोड़ा सा चेंज किए हैं, वो एक्चुअली ऑर्डर वगैरह कुछ इशू था, उसमें तो मल्टीप्लाई होता ही नहीं आएगा, आगे आपको हम बताएंगे क्यों नहीं होता। तो अब ये दो मैट्रिक्स है, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, इस पहले रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये पहला रो हुआ तो इसका मल्टीप्लाई इस पहले रो के साथ नहीं होता है, उल्टा होता है, इस पहले रो का मल्टीप्लाई इस पहले कॉलम के साथ होगा, फिर इस पहले रो का ही मल्टीप्लाई इस दूसरे कॉलम के साथ होगा, फिर इस पहले रो का ही मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ होगा, उसके बाद फिर इस दूसरी रो को उठाएंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। चलिए आपको करके दिखाते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो इसके पहले एलिमेंट का इस रो के इस पहले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से होता है, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो 2 बन जा 2 और उसके बाद लिखते हैं प्लस, फिर इस 3 का जो मल्टीप्लाई होगा इस सेकेंड वाले एलिमेंट से होगा, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और प्लस इस तीसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई फिर इसके तीसरे के साथ होता है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और उसके बाद फिर अब यहाँ लिखेंगे, ये तो एक हुआ, इसको जोड़ के हम लोग एक एलिमेंट बनाते हैं। उसके बाद फिर अब यहाँ लिखेंगे, फिर इसी रो के इस दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से होता है। इस 2 का खांसी बहुत ज्यादा होगी, इस 2 का 5 के साथ 10 हो जाएगा, इस 3 का 6 के साथ 18, और इस 4 का 2 के साथ 8। उसके बाद फिर इस 2 का -2 के साथ -2, फिर इस 3 का 2 के साथ +6, और उसके बाद इस 4 का 0 के साथ +0। ठीक है, और उसके बाद फिर अब इस एक मिनट, हाँ ठीक है, अब फिर इस दूसरे कॉलम को दूसरे रो को उठाएंगे, फिर बारी बारी से सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 बन जाए 5, और +6 इंटू 0 0, और +7 इंटू 2 14। उसके बाद फिर 5 से ये हो जाएगा 25, और +6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, उसके बाद 7 दूना 14। ये सब आप पढ़े हुए 12th में, -5, और उसके बाद 6 इंटू हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा +0। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके सारे अंदर के जो एलिमेंट्स हैं सबको जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ जाड़ के कितना हो जाएगा लिख देते हैं, 8 2 10, 10 8 18 गुना 36, -2 +6 हो जाएगा 4, और उसके बाद 14 और 5 19, उसके बाद 25, देखिए 36 और 14 50 25 75, उसके बाद 12 में से 5 घट जाएगा तो 7। और यही इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था मतलब यह ए बी के लिए आंसर हो जाएगा, हो गया, ए बी के लिए तो आंसर हो गया। अब हम लोग को इससे बहुत कुछ सीखना है, जैसे कोई भी आदमी कुछ काम करता है तो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अब यहाँ ए है बी है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इससे हम लोग बहुत चीज सीख ले सकते हैं। सीख क्या ले सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा क्या, इसमें जो रो की संख्या है उतना ही इसमें कॉलम की संख्या है। ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस दोनों मैट्रिक्स को देखिएगा तो ध्यान से, सॉरी, इसमें जितना कॉलम की संख्या है इसमें इतना रो की संख्या है। इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3, और इसमें 1 2 3 रो है, ठीक है। तभी इस दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, तभी इसका मल्टीप्लाई हो पाया है, ए बी का वैल्यू निकला है। अगर इसमें दोनों में इसका कॉलम की संख्या और इसका रो की संख्या सेम नहीं रहता तो ये ए बी का वैल्यू नहीं निकलता, अनडिफाइन हो जाता। कैसे आप समझिए, अगर मान लिए कि इसमें एक और रो रहता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक रो रहता, तो जब हम लोग इस तीनों का मल्टीप्लाई करते तो 2 का 1 से करते, 3 का 0 से करते, 4 का 2 से करते,
और यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है उसका किसके साथ करते हैं, वो तो खाली रह जाता है ना। तो जब भी खाली रह जाता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो वहाँ ए भी नहीं निकलता। ठीक है, अगर इसी में कोई एक और कॉलम जोड़ दे, ये वाला मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट है, तब देखिए डिफाइन होगी 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का 5 से, और यहाँ जो एलिमेंट होता है उसका -1 से होता, तो ये 4 खाली रह जाता और ये डिफाइन नहीं होता। यानी इससे हम लोग ये सीख ले सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों में क्या होना चाहिए, पहले वाले मैट्रिक्स जैसे कि अगर वो ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम लोगों को दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करके ए बी निकालना है, मतलब पहला मैट्रिक्स ए है दूसरा बी है, तो पहले वाले में कॉलम्स की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। काफी बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर आपको हम दो मैट्रिक्स दे दें, देखो मैट्रिक्स ए देते हैं जिसका ऑर्डर ए इंटू बी है, तो दूसरे मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए कि ए बी निकल जाए, समझे। अगर कंडीशन दे, क्वेश्चन में पूछे, ऑब्जेक्टिव दे दे, अगर पूछे कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर ए इंटू बी है तो दूसरे का ऑर्डर कितना होना चाहिए कि उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल सके, तो हम लोग दूसरे में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रो देखते हैं। तो दूसरे में कॉलम कितना होगा, ए बी सी डी ई एफ, जितना हो जाए 50 100 1000 उससे मतलब नहीं है, बस रो का संख्या कितना होना चाहिए, तो रो का संख्या पहले वाले मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा। एक्चुअली खांसी बहुत ज्यादा हो गया, पर हम भी मान लिए हैं कि कितना भी ज्यादा खांसी हो जाए हम मानने वाले नहीं है, तो हम तो मतलब पहले करेंगे। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या सेम होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स यानी ए में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स यानी बी में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो क्या आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा तो उसे कहने का मतलब तो ये भी है कि ये और ये सेम होगा। अब भाई ऑर्डर ही सेम है, सॉरी ऑर्डर सेम नहीं, मतलब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 और ये भी 3/3 है, तो दोनों का आराम से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर ये हो जाए 2/3 और ये हो जाए, ये भी हो जाए 2/3, तो क्या इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर नहीं है। तो दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो भी मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें कंडीशन है कि किसी कंडीशन में होगा किसी में नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का एक ही कंडीशन होता है कि पहले वाले का कॉलम की संख्या और दूसरे वाले में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। बाकी कुछ भी दिया रहे तो ये कंसेप्ट अप्लाई करके हम लोग यहाँ देख लेंगे कि क्या इस कंडीशन में पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो रही है। अगर हो रही है तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं हो रही है तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम आपको सम और प्रोडक्ट से कुछ प्रॉपर्टीज बनती है, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अगर ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होता है तो उस चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कहने का मतलब मैट्रिक्स का जो जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है, जो भी अलजेब्रा टाइप का बात, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि आपको मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुना आपको हम बता चुके हैं, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। ए और बी अगर कोई मैट्रिक्स है तो ये सारा प्रॉपर्टी लागू होता है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। ये सारा चीज़ आप 12th में पढ़े हुए हैं, बस आपको यहाँ मेरा रिवीजन कराने का मकसद है। ठीक है, बस इसीलिए जल्दी जल्दी कराना है, क्योंकि पूरा बुक खत्म करना है एक वीडियो।
उसके बाद a प्लस बी अगर कोई मैट्रिक्स है, मतलब a और b और c कोई मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी मतलब निकालते हैं और उसमें c को जोड़ते हैं, या फिर b प्लस c निकालते हैं और उसमें a को जोड़ देते हैं, या फिर a में b प्लस c को जोड़ते हैं। दोनों बात सेम ही है, कोई अंतर नहीं आता है। उसी तरीके से अगर किसी कांस्टेंट से a प्लस बी या फिर a माइनस बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अलग अलग टूट जाता है, k इंटू ए हो जाता है, और प्लस माइनस जो भी, अगर माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस k इंटू बी हो जाता है। उसी तरीके से ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ठीक है। मैट्रिसेस में हमेशा याद रखिएगा कि ए बी डॉट इक्वल टू बी ए होता है। रियल ऐसे तो आप जानते हैं कि जैसे कि अगर आप 2 इंटू 3 करें, ये 23 हो जाएगा, 2 इंटू 3 करें तो 3 इंटू 2 पॉसिबल है, लेकिन मैट्रिसेस में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है। ये दोनों अलग अलग आता है, किसी विशेष केस में मतलब सेम आ जाता है, लेकिन जनरली ये इक्वल नहीं होता है। उसके बाद ए बी इंटू सी करें या फिर ए इंटू बी सी करें, दोनों बात बराबर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ए इंटू बी प्लस सी करें, सॉरी ए इंटू बी प्लस सी करें, या फिर इसको अलग अलग हम तोड़ सकते हैं। अगर इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी या फिर बी माइनस सी में, तो ए बी प्लस माइनस ए सी रहा है, ठीक है। तो इतना बात आप इस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में याद रखिएगा। ये सारा प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है, मतलब इतना आसान तो नहीं बनता है, फिर भी इससे घुमा फिरा करके जैसे मन वैसे बना सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है इस पे, और कुछ भी, मतलब ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो किसी तरीके से आपको क्वेश्चन देगा तो आप खुद से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हम लोग ये 15 टाइप का मैट्रिक्स आज सीखने वाले हैं। 15 टाइप का मैट्रिक्स आपको हम बताने वाले हैं आज क्लास में। वैसे कुछ और मैट्रिक्स का टाइप होता है, जैसे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सब चीज़ छोड़ दिए, मतलब उसको जो जिसका जरूरत नहीं उसको छोड़ दिए, मतलब आप तो कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हम आज वहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये 15 को मैट्रिक्स आपको कम नहीं होता, ये सारे का कंसेप्ट आपको बता देंगे, वो भी बता देंगे, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक लाइन में आपको याद होना चाहिए, जैसे कि स्क्रीनशॉट रहेगा तो कभी बाद में भी आपको देखना होगा कौन कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो सारा एक लाइन में आपको दिमाग में रहेगा। उसके बाद एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए पहला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझते हैं, जब रो और कॉलम की संख्या, किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि जितना रो रहेगा इसे उसी तरीके से उतना ही कॉलम रहेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि इसमें 2 कॉलम है और सॉरी 2 रो है और 3 कॉलम हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इतना आप समझ रहे हैं, ये सारा चीज ज्यादा समझाने वाली जो होगी उसी को हम ज्यादा समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है डायगोनल का एलिमेंट 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, जैसे 1 0 0 1, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर इसका जब 3 ऑर्डर का बनाना हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0। वीडियो कट गया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको हम समझा रहे थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल का एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। जैसे कि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स है वो 1 है, बाकी सारा क्या है 0 है। यहाँ से देखिए 3 by 3 का मैट्रिक्स है, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स है 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है 0 है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ये जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें डायगोनल बनेगा ही नहीं, बनेगा भी तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, 2 by 2 3 by 3 4 by 4 5 by 5 6 by 6, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर कितना हो इससे मतलब नहीं है। और डायगोनल का एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट्स 0 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम लोग कैपिटल आई से इस तरीके से डिनोट करते हैं। कभी कभी जैसे ये 2 ऑर्डर का है तो हम लोग यहाँ 2 लगा देते हैं, इसका मतलब होता है I2, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का। और अगर यहाँ पे हम लोग 3 लगा दिए तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कहता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर एक ही रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, ये आपको पहले हम बता भी चुके हैं। और अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। दोनों आपको समझ में आ रहा होगा। आपको एक एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स हम लोग लिखे ऐसे 1 2 3, सॉरी कॉमा तो यहाँ दिया नहीं जाता है, 1 2 4 5 इस तरीके से। तो इसमें क्या है, एक ही रो है तो क्या हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया, इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। उसके बाद अगर एक ही कॉलम में हम लोग लिख दे A B C D इस टाइप से और ये एक मैट्रिक्स बना दे तो ये हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें एक रो होगा वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल का एलिमेंट ही केवल होता है, बाकी सारा एलिमेंट जीरो होता है। जैसे एक मिनट, जैसे अगर आपको कोई मैट्रिक्स हम दे दें, जैसे यही मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के बाकी जीरो है, और अगर यहाँ 2 दे दें, यहाँ 3 दे दें, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही होता है डायगोनल पर का एलिमेंट्स खाली होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। मतलब डायगोनल पर के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स जीरो होगा किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल इसमें ये नहीं कहा है कि डायगोनल पर का एलिमेंट्स क्या होगा। डायगोनल पर का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, मतलब A B C D कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल 1 ही होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और अगर ये एक बना दे मैट्रिक्स A B C और बाकी सारा एलिमेंट्स इसका जीरो कर दें, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो बन गया, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों? क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट्स 1 नहीं है। अगर ABC को मिटा के 1 1 तीनों जगह पे हम लोग रख दे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, दोनों का डिफिनीशन भी समझ में आ रहा होगा। अब समझिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो भी यही चीज है, ये भी कहता है कि डायगोनल के छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए तीनों पे। जैसे जितना तीनों पे क्या, अगर 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लागू होता है। अगर 3/3 में का है तो तीनों एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, सॉरी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ A है, यहाँ भी अगर हम लोग A लिख दें और यहाँ भी A लिख दें, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल पर का एलिमेंट सेम है और बाकी सारा एलिमेंट जीरो है। डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर एक और एग्जांपल अगर आपको देना हो, या लिख सकते हैं 5 5 और यहाँ 5, बाकी सारा एलिमेंट जीरो, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए का जब स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सॉरी ए का जो स्क्वायर करते हैं, क्यू करते हैं, 4 करते हैं, मतलब ए का पावर करते जाते हैं, और अगर वो ए के ही बराबर आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अब ए का स्क्वायर निकाले और ए के ही बराबर आ गया, कौन मैट्रिक्स है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ए का स्क्वायर निकाले, मान लीजिए ए के बराबर नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ए का क्यूब निकालेंगे, अगर ए का क्यूब ए के बराबर आ गया तो भी ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ए का क्यूब ए के बराबर नहीं आया, कोई बात नहीं, ए का 4 निकालेंगे, अगर वो ए के बराबर आ गया तो क्या है? वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यानी ए के पावर करते जाएंगे, और अगर किसी भी पावर के लिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पावर के लिए अगर वो ए के ही बराबर आ जाए, सॉरी एक मिनट, ए के बराबर वही तो करें, ए के बराबर नहीं, इसमें 0 के बराबर आता है। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर आते चला जाए, मतलब अगर ए का पावर कुछ भी करे, मतलब 2 3 4 5 1 तो मतलब ये मैट्रिक्स ही 0 होगा तो ही होगा ना। तो ए के पावर 2 3 4 5 कुछ भी करते जाएं, और अगर किसी भी पावर के लिए अगर ए का वैल्यू, ए के पावर का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, मतलब 0 मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। और जिस पावर के लिए 0 पे आता है उस ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि अगर ए स्क्वायर बराबर 0 आ गया तो ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर के लिए? तो ऑर्डर 2 के लिए। ठीक है, और अगर ए क्यू पे अगर ये 0 आता है तो 3 ऑर्डर के लिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और 4 पे आता है तो 4 ऑर्डर के लिए। तो हम लोग कहेंगे अगर ए का पावर 4 बराबर 0 आता है तो हम लोग कहेंगे कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ए, और कितने ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है? तो 4 ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आइडिपोटेंट क्या होता है। तो आइडिपोटेंट यही कंसेप्ट है, अगर ए का स्क्वायर निकालें और अगर वो ए के ही बराबर आ गया तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है आइडिपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर हम लोग ए का स्क्वायर करते हैं और अगर वो ए के ही बराबर आ जाए
तो वो होता है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो नीलपोटेंट आइडेंटिपोटेंट में बहुत अंतर है। इसमें ये 0 के बराबर आता है, इसमें ये पहले तो हम यही बता दिए थे, माइंड से निकल गया था। ठीक है, इसीलिए हम जाकर देखे हैं बुक में, ये पता नहीं क्या दिया है, थोड़ा सा हमको डाउट लग भी रहा था। कभी कभी होता है, पता नहीं होता है तो हमको लग जाता है खुद से कि हम कहीं जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, तो लग जाता है। अब क्यों लगता है ये तो हमको पता नहीं है। तो ए का जब स्क्वायर निकालेंगे और अगर वो ए के ही बराबर आ जाए तो वो हो जाता है आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो 0 के बराबर आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर होता है। ये तो दोनों बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और वो अगर 0 के बराबर आ गया, लड्डू के बराबर आ गया, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और वो लड्डू के बराबर नहीं आया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब चलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है ए में इसके ट्रांसपोज से, अच्छा ट्रांसपोज तो पढ़ा नहीं है, ये सारा जो मैट्रिक्स है यहाँ से ये पांचों मैट्रिक्स 11 12 13 14 15 आपको हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तो फिर ये मैट्रिक्स ये और ये बताएंगे। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बाद कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स वो सब पढ़ाएंगे, तब ये हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ इसलिए लिख दिए क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इकट्ठा एक जगह 15 रहेगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। एक बार देखिएगा, मन में सोचिएगा हाँ ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, खटाक से आपको याद हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद हम ये सारा मैट्रिक्स बताएंगे जैसे जैसे समय आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। पहले मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए बराबर A11 A12 A13 है, और ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, और ये A31 है, A32 है, और ये A33 है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है और इसी को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं AIJ, और ऐसे क्वेश्चन में कर देते हैं। ये इसी चीज को डिनोट करता है। कैसे? जब i का वैल्यू 1 रखिएगा, j का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये 1 1 को डिनोट कर रहा है। i का वैल्यू 1 रखिएगा, j का वैल्यू 2 रखिएगा तो 1 2 का डिनोट कर रहा है। इस तरीके से सबको डिनोट करता है। और यहाँ 3/3 लिखना जरूरी रहता है, तभी तो पता चलेगा कि ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स को बना रहा है। ये 3/3 ऑर्डर का है तो इससे पता चल रहा है। अगर यहाँ 4/4 लिखते तो यही सेम फिगर 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाता। बस i और j का वैल्यू उतना रखते जाना है और यहाँ वैल्यू आते जाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज आप 12th में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़े हुए हैं, फिर भी हम यहाँ रिविजन करा रहे हैं तो सारा चीज बताना होगा। तो ए का जब ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज हो जाता है। ए का ट्रांसपोज क्या कहता है कि ए में जो भी चीज रो में लिखा हुआ है उसको आप कॉलम में लिख दीजिए, और जो भी चीज कॉलम में लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक रो में हो ही जाएगा। ठीक है, तो जो चीज रो में है उसको हम लोग कॉलम में लिख देना है। ठीक है, तो रो में पहले रो पे क्या है, A11 A12 A13 है, तो ये कॉलम पे हो जाएगा A11 A12 और ये A13। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरे रो में है उसको हम लोग दूसरा कॉलम बनाएंगे, तो A21 और A22 और ये हो जाएगा A23। उसके बाद इस तीसरे रो को हम लोग तीसरा कॉलम बना देंगे, A31 A32 और A33। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। अगर आपको इस शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाता है AJI और 3/3। यही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कुछ नहीं है। जो चीज रो में लिखा हुआ है मैट्रिक्स में उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं कि B बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 और 4 5, अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो B डैश, ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को डिनोट करने का सिंपल तरीका होता है, B जैसे है मैट्रिक्स तो इसके ऊपर ऐसे आप लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये कितना हो जाता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं, तो रो कितना है, ये पहले रो पर कितना एलिमेंट है 2 और 3, तो इसको हम लोग पहला कॉलम बनाएंगे 2 और 3, और दूसरे रो पे जो एलिमेंट है उसको हम लोग दूसरे कॉलम पे रखेंगे 4 5, तो ये जाएगा 4 और ये जाएगा 5। ठीक है, हो गया, इस B का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे और समझेंगे कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है।
सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, इसका पहला नंबर प्रॉपर्टी ये होता है कि ए का जो ट्रांसपोज होता है, अगर इसका ट्रांसपोज करिएगा तो ये वापस ए के बराबर आ जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो वापस उतना ही आ जाता है। आप ध्यान से देखिए ना, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम लोग क्या किए, ट्रांसपोज किए तो इतना आया। फिर से अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, बी का जो ट्रांसपोज है इसका फिर से आप एक बार ट्रांसपोज करिएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज करिएगा, तो इसमें जो रो है उसको कॉलम में लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 4। उसके बाद ये 3 5 है तो ये हो जाएगा 3 5। अब देखिए ना, ये मैट्रिक्स के सेम नहीं है। मतलब अगर आप बी को 2 बार ट्रांसपोज करते हैं, बी का ट्रांसपोज करते हैं, फिर से उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो बी के ही बराबर आ जाता है। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करिएगा तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। अगर आपको रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखना है तो अगर आप मेरे चैनल को 2 बार सब्सक्राइब करिएगा तो वो सब्सक्राइब नहीं होगा। पहले मान लीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार कर दीजिए, ठीक है। और अगर फिर से आप दोबारा करना चाहें, दोबारा क्लिक करिएगा तो फिर से वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, पहले वाले मोड में हो जाएगा। बस वही बात है, ठीक है। कहते हैं मेरा उद्देश्य यहाँ आपको ये याद दिलाना नहीं है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आपको करना है कि नहीं करना है। मतलब हम एग्जाम्पल दिए, ठीक है। और दूसरा, अब चलिए हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए प्लस बी है और इसके ऊपर ट्रांसपोज का धब्बा लगा हुआ है तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर ए इंटू बी है और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। जैसे कि ए यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं, ठीक है। थोड़ा सा उलट जाता है, यहाँ ध्यान रखना है। चौथा नंबर प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं कि अगर के इंटू ए इंटू बी का ट्रांसपोज आप करिएगा तो के बाहर आ जाता है, के बाहर आ जाता है और ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। इतना ही प्रॉपर्टी होता है सर। एक और प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं, 5वां नंबर प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि कोई के है और ए है और इसका ट्रांसपोज आप निकाल रहे हैं तो के बाहर निकल जाता है, ए का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यही बात बताएं, दोनों बात सेम ही है लगभग, ठीक है। तो इतना ही प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। एक और प्रॉपर्टी है जो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं। यहाँ अगर माइनस भी रहेगा तो सेम बात रहेगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद छठा नंबर एक प्रॉपर्टी हम लास्ट देख लेते हैं कि अगर ए का डिटर्मिनेंट जितना होता है उतना ही ए के ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पे ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे हियर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए? ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो केवल इसके लिए कंडीशन है, बाकी ये सारे के लिए कंडीशन नहीं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था, प्रॉपर्टी इसका था, ये आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ये ट्रांसपोज के बाद ही आपको पढ़ना था, तभी समझ में आ गई, क्योंकि ट्रांसपोज पे ही आधारित मैट्रिक्स है। तो हम लोग मानते हैं लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स मानते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जनरली इसमें लिया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मतलब वही नहीं होता है, मतलब कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी मतलब ये फंडा अप्लाई होगा। तो वही चीज A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 32 और 33, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? ये IJ के बराबर होता है, ठीक है। और ये इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 मैट्रिक्स। तो ए का जो ट्रांसपोज कहता है वो इसको उलट देता है, ठीक है। आपको पता है ए का ट्रांसपोज क्या होता है? इस रो को कॉलम में हम लोग लिख देते हैं तो उसको ए का ट्रांसपोज बोलते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है, अब हम एक तरफ सिमेट्रिक लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ स्क्यू सिमेट्रिक लिखते हैं। शॉर्टकट इतना ही छोड़ देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। अब दोनों का प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है
कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा और अगर वो ए के बराबर आ गया तो वो ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और अगर वो माइनस ए के बराबर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला नंबर बात ये हो गया। दूसरा बात ये है कि ये जो चीज है ये इस कंडीशन में ए आई जे जो है वो बराबर हो जाता है ए जे आई के, ठीक है। अगर ए जे आई के बराबर हो गया तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर ए आई जे बराबर हो गया माइनस के साथ बराबर हो गया ए जे आई के, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा बात एक लिख देते हैं, ए में अगर आप ए के ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं, ए में अगर आप इस ए मैट्रिक्स में अगर आप ए के ट्रांसपोज को जोड़ देते हैं तो इस दोनों के सम से जो मैट्रिक्स बनेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसी तरीके से अगर ए में से आप ए के ट्रांसपोज को घटा देते हैं तो इस दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर बात ये है कि अच्छा इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है, उधर लिखते हैं। उधर हाँ ठीक है, अगर इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये नॉन स्क्वायर पे भी लागू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो भी ये सारे फंडे अप्लाई होंगे, लेकिन अब जो लिखने जा रहे हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होंगे, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि ए इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं इसको 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये ए के बराबर होता है और यहाँ ए बराबर ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और प्लस ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये सिमेट्रिक होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है और ये जो ए है वो यूनिक होता है। यूनिक कहने का सेंस ये है कि ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के रूप में ए को जो हम लिख रहे हैं वो यूनिकली लिखा जा रहा है, किसी दूसरे और तरीके से इसके सम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। उसके बाद कुछ और सारे प्रॉपर्टी हैं जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, जैसे कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी सिमेट्रिक होगा तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए और बी मतलब ए और बी जो मैट्रिक्स है वो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो अच्छा एक मिनट, ये बात तो आपको यहाँ बतानी ही है, ये सिमेट्रिक्स अगर नहीं भी होगा, अगर ये सिमेट्रिक्स ए नहीं भी होगा तो ए में अगर ए के ट्रांसपोज को जोड़िएगा तो वो तो सिमेट्रिक्स हो ही जाएगा। यहाँ कहने का सेंस था कि अगर ए में अगर आप बी को जोड़ते हैं तो वो भी सिमेट्रिक्स होगा, अगर ए में आप बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी सिमेट्रिक्स होगा, अगर आप ए प्लस बी में किसी कांस्टेंट के से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी सिमेट्रिक्स होगा। अगर आप ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी ए करते हैं तो वो भी सिमेट्रिक्स होगा। लेकिन अगर ए बी माइनस बी ए करते हैं तो ये हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक्स। इतना कंडीशन याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी क्या हो जाता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाता है, ए इंटू बी भी सिमेट्रिक्स हो जाता है, के इंटू ए प्लस बी भी सिमेट्रिक्स हो जाएगा, मतलब दोनों के योगफल में किसी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। ए बी इंटू ए बी और प्लस बी ए भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। इतना चीज आपको याद रखना है इस मैट्रिक्स में, ठीक है।
ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उसके बाद हर्मिटियन स्क्यू, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये वगैरह सब हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। ये अब हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स से बना होता है। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहना चाहते हैं तो उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में होने चाहिए। जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को जब आप देखिएगा तो वो ए प्लस आयोटा बी, बी प्लस आयोटा सी, डी माइनस आयोटा एफ, चाहे आयोटा है इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिश्रण को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर से बने हुए मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बी बराबर एक मैट्रिक्स है। बी बराबर ले लेते हैं कितना, 2 माइनस आयोटा, यहाँ ले लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ ले लेते हैं 5 और यहाँ ले लेते हैं 6 माइनस 3 आयोटा। चलिए यहाँ आयोटा छूट गया है, यहाँ ले लेते हैं -2 आयोटा। ठीक है। अब ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में हैं। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कलाकारी कर सकते हैं कि इसको दो मैट्रिक्स में हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। लिख सकते हैं 2 5 2 6 प्लस आयोटा को इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसके अंदर इसको लिख सकते हैं -1, इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं -2 और इसको लिख सकते हैं -3। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी बी मैट्रिक्स के बराबर है। इस दोनों मैट्रिक्स को जब आप जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, बस इसमें आयोटा आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस आयोटा बी वाई के फॉर्म में, जहाँ x ये वाला मैट्रिक्स है और y क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है। यानी x जो मैट्रिक्स है वो रियल नंबर से बना हुआ है, y जो मैट्रिक्स है वो भी रियल नंबर से बना हुआ है, बीच में आयोटा लग गया है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, a ऐसे देते हैं, x बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, जहाँ a और b क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो क्या x कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है? तो एकदम हाँ, बिल्कुल x कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये इसमें आयोटा लगा हुआ है मैट्रिक्स के साथ, जब इसको जोड़ घटाव करिएगा तो वो इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। अब आप खुद से बताइए कि ये जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स B है इसका कंजुगेट कितना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम लोग पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम लोग निकालते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो उसका भी कंजुगेट निकलेगा। जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा y रहता है तो इसका हम लोग कंजुगेट क्या लिखते हैं, x माइनस आयोटा y। उसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स B कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और इसको x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जा रहा है, जहाँ x और y क्या है, एक रियल नंबर का मैट्रिक्स है, तो इसका कंजुगेट यानी मैट्रिक्स B का कंजुगेट भी निकाला जा सकता है जो x माइनस आयोटा y होगा। कंजुगेट का मतलब ये होता है कि आयोटा वाले का साइन चेंज करना। तो यहाँ अगर आप माइनस लगा दीजिएगा तो आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो गया, कंजुगेट निकल गया। तो अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स B तो कितना होगा, here कंजुगेट ऑफ B इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है, तो कितना हो जाएगा कंजुगेट, x माइनस आयोटा y, और x y का वैल्यू बैठा लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो मैट्रिक्स आ जाएगा B का कंजुगेट। ठीक है। तो कंजुगेट आप समझ गए। अब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या, इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि जो कंजुगेट का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो सारा प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई होता है। जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कंजुगेट करते हैं
और एक बार और उसको कंजुगेट कर देते हैं, मतलब 2 बार कंजुगेट कर देते हैं, तो वापस उतना ही हो जाता है। जैसे आपको समझाए थे ना कि आप अगर मेरे चैनल को 2 बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर से वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, फिर एक बार उसको क्लिक करिएगा तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और फिर से उसको क्लिक करिएगा तो फिर से सब्सक्राइब हो जाएगा। मतलब 2 बार अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर से पहले जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और उसका आप कंजुगेट निकालते हैं और फिर उसका कंजुगेट निकाल लेते हैं तो फिर वो उसी के बराबर आ जाता है। मतलब 2 बार आप कंजुगेट निकालिएगा तो वो अपने मूल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि के इंटू, अगर कंजुगेट के इंटू ए का करिएगा तो के का कंजुगेट बाहर आ जाएगा और ए का भी कंजुगेट बाहर आ जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। काहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्या ये कंजुगेट है इसलिए लिखे। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, कि अगर सीधा रियल नंबर होता तो यहाँ कंजुगेट देने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि रियल नंबर में कोई कंजुगेट का बात ही नहीं होता, कोई कंजुगेट होता ही नहीं है। तो यहाँ के ऊपर कंजुगेट इसलिए लगाया गया है कि हो सकता है के का भी वैल्यू क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, तो जब भी के का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा तो के का भी कंजुगेट निकाला जाएगा, और रियल नंबर में भी होगा तो के का कंजुगेट निकालेंगे तो उतना ही होगा, के का कंजुगेट निकलेगा नहीं, मतलब रियल नंबर में तो होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि a प्लस बी का जब आप कंजुगेट निकालिएगा तो हो जाता है a का कंजुगेट प्लस b का कंजुगेट। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है ए बी का जो कंजुगेट आप निकालते हैं तो वो a का कंजुगेट इंटू बी का कंजुगेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का कंजुगेट कितना होगा ये हम लोग समझते हैं। अब ट्रांसपोज या कंजुगेट, तो कंजुगेट भी आप पढ़ लिए, ट्रांसपोज भी पढ़ लिए, दोनों एक साथ करना है, बस सही बात है। तो मान लेते हैं लेट कोई मैट्रिक्स Z बराबर A प्लस आयोटा बी है। अब ध्यान दीजिएगा कंजुगेट कह रहे हैं तो कंजुगेट किस में अप्लाई होगा, किस मैट्रिक्स में, सिंपल मैट्रिक्स में होगा जिसके एलिमेंट सारे रियल हैं, तो उसका कंजुगेट कैसे निकालिएगा, आप खुद से सोचिए। तो ये जो कंजुगेट की बात हो रही है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हो रही है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलके बना हुआ है, जिसके सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में है, उसमें हम लोग ये फंडा अप्लाई करेंगे कंजुगेट का। कंजुगेट उसी में अप्लाई होगा, ट्रांसपोज तो किसी भी मैट्रिक्स में हो जाएगा अप्लाई, लेकिन यहाँ कंजुगेट का बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या किए हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिए हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किस फॉर्म में होता है, Z बराबर A प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। तो अब इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं और फिर इसका क्या करेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर कंजुगेट निकालेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, A प्लस आयोटा बी, इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा, A का ट्रांसपोज प्लस आयोटा इंटू बी का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस आयोटा, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब इसका कंजुगेट निकालना है, मतलब Z के ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो Z के ट्रांसपोज कितना है, Z का ट्रांसपोज है A का ट्रांसपोज प्लस आयोटा B का ट्रांसपोज, तो इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, A का ट्रांसपोज माइनस आयोटा B का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यही हो जाएगा कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज कंजुगेट है किसका, Z का। जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि यहाँ A और B का हम कुछ वैल्यू दे देंगे तो वो उससे Z निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे, A और B का यहाँ वैल्यू निकालेंगे, तो ये Z के ट्रांसपोज के कंजुगेट का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके भी अपने कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, और यहीं से आपका स्टार्ट होगा हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ये जो Z का ट्रांसपोज और कंजुगेट लिखे हैं ना, इसी को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं Z का स्टार।
तो जेड का स्टार बराबर कितना है, ए का ट्रांसपोज प्लस आयोटा बी का ट्रांसपोज। यानी जो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं और उसके ऊपर कंजुगेट लगाते हैं, उसी को शॉर्टकट में स्टार लिखते हैं, ठीक है। तो जेड का स्टार मतलब क्या हो जाएगा, जेड का स्टार मतलब हो जाएगा जेड का ट्रांसपोज प्लस आयोटा बी का, सॉरी जेड का ए का ट्रांसपोज प्लस आयोटा बी का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम पे, या फिर आप कह लीजिए कि प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज कहता है इसका कि आप जेड का स्टार कर रहे हैं, ठीक है, फिर इसका स्टार कर रहे हैं, वही बात कि ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। ए का, अब इसके पहले क्या बता दें, क्या बताए थे, हाँ एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में बता रहे थे ना कि ए का कंजुगेट कर रहे हैं फिर उसका कंजुगेट कर रहे हैं, तो किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है। उसी तरीके से इस कंडीशन में भी वो ए के ही बराबर होता है। अब उसके बाद के है और उसके बाद ए है और इस पूरे का आप स्टार कर रहे हैं, तो ये के का कंजुगेट हो जाता है और ए का स्टार हो जाता है। और फिर से वही बात, के क्या होता है, यहाँ पे के होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये के बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। के कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होगा ये आपको बता ही चुके हैं कि एक्चुअली हो सकता है कि के यहाँ क्या हो, रियल मतलब कॉम्प्लेक्स हो तो फिर इसका कंजुगेट निकालना होगा ना, क्योंकि स्टार का मतलब होता है ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा तो ट्रांसपोज तो इतना ही होगा, लेकिन उसका कंजुगेट तो अलग होगा ना, तो कंजुगेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी, इस पूरे का स्टार कर रहे हैं तो ये आ जाता है ए के स्टार प्लस बी के स्टार, ठीक है। उसके बाद ए इंटू बी का जब हम लोग स्टार करते हैं, जैसे उसमें प्रॉपर्टीज दिखाई थी उसी तरीके से इसमें भी है, तो ए इंटू बी का जब स्टार करिएगा तो ये बी के स्टार इंटू ए के स्टार के बराबर हो जाता है। तो इतना सारा बात आपको याद रखना है। उम्मीद करता है आपको ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए हम लोग अब समझते हैं कि हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हर्मिटियन, कुछ नहीं, जो अभी आप पढ़े ना ए का स्टार, समझ रहे हैं ना, ए का स्टार क्या होता है, ए का स्टार का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट, समझ रहे हैं। ए का स्टार का मतलब हुआ ए का ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट, जब हम लोग निकालेंगे तो उसको बोलते हैं ए का स्टार। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहता है कि अगर आप ए का स्टार निकालिएगा और वो ए के ही बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाता है। अब चलिए स्क्यू हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन कहता है कि अगर आप ए का स्टार निकाल रहे हैं और अगर वो माइनस ए के बराबर आ गया तो वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। जैसे आप सिमेट्रिक पढ़े हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स पढ़े हैं, उसी तरीके से हर्मिटियन है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, बहुत ही आसान है। तो आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है, जैसे बी बराबर एक मैट्रिक्स हम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, आपको ये बताना है कि ये मैट्रिक्स हर्मिटियन है या फिर स्क्यू हर्मिटियन है। आप कैसे बताइएगा, आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, दिया हुआ है, ये हर्मिटियन है कि स्क्यू हर्मिटियन। तो आप कैसे बनाइएगा, एक लाइन में देखते कह देना कि ना हर्मिटियन है ना स्क्यू हर्मिटियन। क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ही नहीं। हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन होने के लिए ये कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स हमेशा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग को एक स्टार निकालना है और एक स्टार में हम लोगों को कंजुगेट निकालना पड़ता है। पहले तो ट्रांसपोज निकालते हैं, उसके बाद कंजुगेट निकालना पड़ता है, और कंजुगेट केवल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का निकलता है, बाकी किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट नहीं निकाल सकते हम लोग। रियल नंबर का कंजुगेट क्या निकालिएगा, कंजुगेट का डिफिनीशन ही है कि आयोटा का साइन चेंज किया जाता है। अब रियल नंबर में आयोटा तो आता नहीं है,
तो ये इस टाइप का जो मैट्रिक्स है कभी भी हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन में रहता है, जैसे कि इस टाइप का मान लिया कोई मैट्रिक्स दे दिया और ऑप्शन में दे दिया कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन, तो दो ऑप्शन पहले ही छट जाएगा कि हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ही नहीं। बाकी बचेगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, चूज करिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाए इस टाइप से, वैसे तो ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, ना हर्मिटियन है ना स्क्यू हर्मिटियन है। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल दी कि हो सकता है कि इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आसानी हो। और ये तो एकदम कंसेप्ट है ना कि आपको ये दिमाग में बैठा कर रखना है कि हाँ कभी कभी होता है कि क्वेश्चन देख के बन जाता है, तो देख के समझना पड़ता है कि क्या ये नहीं हो सकता है। ये कभी कभी डिपेंड ज़्यादा करता है कि आप किस चीज़ को छोड़ रहे हैं और किस चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को लेने से ज़्यादा कभी कभी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई कोई होता है कि क्वेश्चन देख के पता लग जाए अरे यार ये तो कन्फर्म हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन तो हो ही नहीं सकता, तो बाकी दो ऑप्शन पर विचार करिए तो एलिमिनेट करने में आसानी होगा। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हुए थे कि ए आई जे जो होता है वो ए जे आई के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, ट्रांसपोज था। यहाँ क्या है, यहाँ इसका कंजुगेट भी है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें कंजुगेट लगा देंगे, हो गया। ए आई जे जो होता है वो ए जे आई के कंजुगेट के बराबर होता है, और इसमें क्या हो जाएगा ए आई जे जो होता है वो माइनस ए जे आई के कंजुगेट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी दे सकता है किसी भी तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसलिए हम सारा कंडीशन जो जो इसमें पॉसिबल है वो सारा चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं अभी, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। आपको एक हम हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेकर बता दे रहे हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल खुद से बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम बुक से ही ले रहे हैं। तो 2 माइनस 3 है होगा 3 प्लस 4 है होगा 2 प्लस 3 है होगा, और ये हो जाएगा 3, और हो जाएगा 4 प्लस 5 है होगा, 3 माइनस 4 है होगा, और यहाँ दिया हुआ है 4 माइनस 5 है होगा, और उसके बाद अब आप खुद से बताइए कि क्या ये मैट्रिक्स जो है वो हर्मिटियन है कि नहीं, या फिर स्क्यू हर्मिटियन है। मतलब हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन में आपको अगर चूज करना दिख रहा है कि नहीं, अच्छा उधर वाला नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा ये आप बताइए। थोड़ा सा गर्म कर देते हैं कैमरा, ठीक है। अगर आपको चूज करके बताना हो कि ये मैट्रिक्स हर्मिटियन है या फिर स्क्यू हर्मिटियन है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो कैसे हम लोग चूज करेंगे, समझिए क्या करना है, ए का स्टार निकालना है। ए का स्टार मतलब ए का ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या हुआ, ये जो रो है वो अब कॉलम दिखेगा, तो रो को हम लोग कॉलम में लिख देते हैं 2 माइनस 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद फिर इस रो को इस कॉलम को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद हो जाएगा 3, और उसके बाद हो जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद इस लाइन को लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। देखिए आप पहले सॉरी ये तो ट्रांसपोज ही निकाले हैं, अब इसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है। तो कंजुगेट में क्या होगा, कंजुगेट में आयोटा का साइन बदलता है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि आयोटा का साइन चेंज है, क्योंकि जगह नहीं है नीचे लिखने के लिए, तो आपको दिखा देते हैं। ऊपर वाला जो मैट्रिक्स है उससे इसको कंपेयर करिए, तो आप देख रहे हैं अगर इसमें आप आयोटा की जगह पर माइनस रखते हैं, मतलब माइनस से रिप्लेस करते हैं, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि हम बोले थे कि कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है कि सारा का सारा नंबर एलिमेंट्स क्या होता है, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है। तो आप ये रिजल्ट आपसे दिया था, अरे भाई इसमें प्लस 0 होता तो जोड़ ही सकते हैं ना,
तो जीरो आयोटा जोड़ सकते हैं, तो वो है कॉम्प्लेक्स में है। एक सवाल आपका और भी यहाँ क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सारा का सारा एलिमेंट रियल है तो भी उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लस जीरो आयोटा जोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं लेना है, कम से कम एक तो कॉम्प्लेक्स होना ही चाहिए जिसमें आयोटा का वैल्यू जीरो ना हो, मतलब आयोटा का कोफिशिएंट जीरो ना हो, ठीक है। तो ज़्यादा हम बोल नहीं पा रहे, पता नहीं मेरे गला में मतलब कुछ हुआ है, खांसी वगैरह टाइप का, सो ज़्यादा जोर से हम बोल नहीं पा रहे। थोड़ा सा आपको हो सकता है साउंड में इशू हो, स्लो साउंड जा रहा हो, तो आप उतना एडजस्ट करके चलिएगा, ठीक है। और वैसे तो हम बोल भी नहीं पा रहे हैं सही से, मतलब थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी कोई नहीं। तो आप यहाँ माइनस जब रखिएगा आयोटा की जगह पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, तो यहाँ कितना है 2 - 3 आयोटा, यहाँ जब माइनस रखिएगा तो 2 + 4 आयोटा हो जाएगा, इतना ही है। यहाँ भी देख लीजिए, सब में अगर आप माइनस रखिएगा तो ये पीछे क्या होने वाला है, इसके इक्वल होने वाला है, यानी इसका जब आप कंजुगेट निकालेगा तो फिर यही मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हर्मिटियन मैट्रिक्स समझ में आया होगा। उसी तरीके से स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगा, जब इसको हम लोग ट्रांसपोज किए हैं उसके बाद कंजुगेट करते हैं तो माइनस अगर इस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, जैसे हम लोग स्क्यू मैट्रिक्स में निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हो जाता है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं समझाएंगे क्योंकि रिवीजन वीडियो है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो भी रिवीजन कराने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये अब हम लोग समझते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए, किसी मैट्रिक्स का रैंक समझने के लिए, किसी मैट्रिक्स का माइनर आपको समझना पड़ेगा कि माइनर क्या होता है, उसके बाद आपको रैंक समझ में आएगा। तो मैथ्स में एक नाम होता है माइनर, इसको पहले आप समझिए। माइनर एक्चुअली आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे माइनर पढ़ना रहता है, कोफैक्टर माइनर ये सारा चीज़ आप पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको हम बताते हैं माइनर का यहाँ बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो लेट सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, A = मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं B = एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको हम समझाते हैं कि माइनर क्या होता है। अब माइनर कहने का दो सेंस है, एक तो हम कह रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स, इसका माइनर क्या होगा, ठीक है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर क्या होगा, जो आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में निकालते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में 1 के लिए क्या माइनर होगा, 1 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर क्या होगा, 4 का माइनर क्या होगा, 5 6 7 8 9 सबका माइनर पूछ सकते हैं कि किसका माइनर कितना होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दो सेंस है, या तो हम पूछेंगे आपसे कि ये पूरे मैट्रिक्स का माइनर कितना होगा, या फिर इसमें से किसी विशेष एलिमेंट्स को देंगे और पूछेंगे कि फलाने एलिमेंट ये जो 4 है इसका माइनर कितना होगा। तो दोनों चीज आपको समझाते हैं। माइनर कहने का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर देते हैं तो उसका माइनर निकल जाता है, बशर्ते वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर हमसे इस ए मैट्रिक्स का माइनर पूछेगा तो हम सीधा इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, तो ए मैट्रिक्स का माइनर हो जाएगा। तब कहेगा डिटरमिनेंट कथी है, समझिए माइनर और डिटरमिनेंट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि अगर इस ए मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कर दिए तो ये माइनर हो जाएगा और इसका डिटरमिनेंट होगा, लेकिन इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट करते हैं तो वो माइनर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करने पे आता है। मतलब माइनर जो जिसको हम लोग डिटरमिनेंट करके निकालते हैं इसमें हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का माइनर, इसका डिटरमिनेंट निकाल के हम बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस बी मैट्रिक्स का माइनर कितना होगा, इस बी मैट्रिक्स का माइनर क्या होगा, तो आपको इसका डिटरमिनेंट आप करिएगा तो नहीं निकलेगा। तो इसका 2 माइनर होगा 2 3 5 6, इसका डिटरमिनेंट, और 3 4 6 7 इसका डिटरमिनेंट। एक और माइनर हो जाएगा 2 4 5 7। इस बी मैट्रिक्स का 3 गो माइनर होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात है, 3 गो माइनर कहाँ से आया है। तो पहले में हम क्या किए हैं कि इस तीसरे वाले कॉलम को ढक दिए हैं, तो ये हो गया।
दूसरे में क्या किए हैं, दूसरे में हम लोग किए हैं इस पहले वाले को ढक दिए हैं, पहले वाले को, और तीसरे में क्या किए हैं, दूसरे वाले को ढक दिए हैं, तो ये हुआ। तो ये ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है, और माइनर कहता है कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स को पहले आप स्क्वायर में बदलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में बदलिए, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालिए, उसको बोला जाता है माइनर। तो इस मैट्रिक्स को जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स में बदलिएगा तो 3 कंडीशन हो सकता है, एक ये मैट्रिक्स बनेगा, एक ये मैट्रिक्स बनेगा, और एक ये मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स ठीक है। अब ये 3 मैट्रिक्स, 3 को स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा इस मैट्रिक्स, ठीक है, इससे 3 को बनेगा, और तीनों का जब डिटरमिनेंट निकालिएगा तो 3 को माइनर निकलेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो बी मैट्रिक्स है इसका 3 को माइनर है, और तीनों माइनर का ऑर्डर कितना है, तीनों माइनर का ऑर्डर है 2/2, 2/2 और 2/2, मतलब 2 ऑर्डर है, ठीक है। अब बात उठता है कि क्या ये 2 भी माइनर है, एक मिनट, इसमें क्या होता है कि जितने स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं सारे के सारे माइनर होते हैं, और इसका हर एक एलिमेंट भी माइनर होता है, समझ रहे हैं। अब हर एक एलिमेंट भी इस मैट्रिक्स का माइनर है, क्योंकि हर एक एलिमेंट भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर आप 2 लिखते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर कितना है, 1/1 है, इसलिए केवल यही 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से नहीं बन रहा है, और भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, ये 3 को तो 2/2 ऑर्डर का बन रहा है। अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 ऑर्डर का बनेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या है, इस मैट्रिक्स के माइनर है। तो इस मैट्रिक्स का कितना माइनर है, तो इस मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का 3 को माइनर है, और ये 3 3 6 को माइनर है, जिसका ऑर्डर 1/1 है, तो टोटल इस मैट्रिक्स का 9 को माइनर है, 3 को ऑर्डर 2 का है, और 6 को ऑर्डर 1 का है। आते हैं मैट्रिक्स ए पर, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए पर तो ऑर्डर माइनर क्या कहता है, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल देते हैं तो माइनर हो जाता है, लेकिन वो जो माइनर होगा वो 3/3 ऑर्डर ये है, तो 3/3 ऑर्डर का होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक मैट्रिक्स का एक ही माइनर हो, किसी एक मैट्रिक्स का बहुत सारा माइनर भी हो सकता है। जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका आप डिटरमिनेंट करिएगा तो ए को माइनर निकल जाएगा, वो 3/3 ऑर्डर का है, लेकिन इसका और भी माइनर हो सकता है जो 2/2 ऑर्डर का हो, 1/1 ऑर्डर का हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अब इससे 3/3 ऑर्डर का तो एक ही मैट्रिक्स बन रहा है, तो 2/2 ऑर्डर का देखते हैं बना के कितना मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए 2/2 ऑर्डर का जब आप मैट्रिक्स बनाइएगा तो पहले इसको रखिएगा, इसको रखिएगा, तो फिर एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी 5 6 बनेगा, 5 6 5 6 8 9, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लीजिएगा तो ये रखिएगा, और ये रखिएगा, तो 4 6 और 7 9, 4 6 7 9 ये को बनेगा। उसके बाद फिर इसको लेने पे इसको रखिएगा, इसको रखिएगा, तो बनेगा 4 5 और 6 7 8 ये बनेगा। उसके बाद फिर इसको लीजिएगा तो इसको रखिएगा, इसको रखिएगा, तो बनेगा 2 3 8 9, 2 3 8 9, कॉमा क्यों देते हैं, ये एक माइनर बनेगा। फिर इसको लीजिएगा तो इसको रखिएगा, इसको रखिएगा, तो 1 3 7 9, 1 3 7 9। उसके बाद फिर इसको लीजिएगा तो इसको रखिएगा, इसको रखिएगा, 1 2 7 8, 1 2 7 8। फिर इसको लीजिएगा, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, 2 3 5 6, 2 3 5 6, ठीक है। उसके बाद फिर इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 4 6, 1 3 4 6। फिर उसके बाद इसको लेंगे तो 1 2 4 5, 1 2 4 5। तो जो इतना सारा जो ये आया है, ये डिटरमिनेंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारा किसका है, 2/2 ऑर्डर का इसका माइनर है। इस मैट्रिक्स का 2/2 ऑर्डर का क्या माइनर है, 3 3 6 3 9, और 9 और इसका माइनर है जो किस ऑर्डर का है, 1/1 का,
इस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स का माइनर है। तो इस मैट्रिक्स का टोटल कितना माइनर हो गया? 9 को 9 दूना 18, 18 ए वो ये खुद है, यानी 19 को टोटल इस मैट्रिक्स ए का माइनर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको माइनर समझ में आ रहा होगा। अब माइनर बहुत सारा हो सकता है, कोई आपको एक मैट्रिक्स हम दे दे तो उसका बहुत सारा माइनर निकल सकता है और बहुत ऑर्डर का निकल सकता है, ऑर्डर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, मतलब लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे उसके बराबर या उससे कम का ही ऑर्डर का माइनर निकलता है, उससे ज़्यादा का नहीं निकल सकता। ठीक है, तो माइनर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम आपको लाते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन कहता है कि पहले एक बार पढ़ देते हैं आपको। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स ऑफ ए। जैसे कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए का मैट्रिक्स उस नॉन जीरो माइनर का रैंक होगा, ए के उस नॉन जीरो माइनर का रैंक होगा जिसका मतलब फिर से आपको समझाते हैं, थोड़ा सा इसमें है समझने वाला चीज़ है। जैसे कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो आप उसका बहुत सारा माइनर हो सकता है, सीधा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं, इसकी डिफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ए का बहुत सारा माइनर हो सकता है, ठीक है, तो उस बहुत सारे माइनर में बहुत सारा माइनर जीरो भी हो सकता है, जीरो के बराबर। जैसे कि माइनर क्या होता है, जैसे किसी मैट्रिक्स का माइनर क्या होता है, वो डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट में मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने वाली है हमारे साइड, तो जीरो भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ए का बहुत सारा माइनर हो सकता है, उसमें से कुछ माइनर का वैल्यू जीरो भी आ सकता है, कुछ माइनर का वैल्यू जीरो नहीं भी आ सकता है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि वैसे माइनर जिनका वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो वाले को छोड़ देना, जिनका वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, उसमें जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उस ऑर्डर को उस मैट्रिक्स का रैंक बोलेंगे। तो रैंक क्या है? एक ऑर्डर है, किसका? माइनर का। किस टाइप के माइनर का? जो नॉन जीरो हो। और किसके माइनर का? तो ए की। तो थोड़ा सा इसमें लंबा सा डिफिनेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वगैरह आप बनाइएगा तो समझ में आएगा। एक बार और आपको समझाते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका बहुत सारा माइनर हो सकता है, बहुत सारे माइनर में कुछ माइनर नॉन जीरो हो सकते हैं, कुछ जीरो के बराबर हो सकते हैं। जो माइनर नॉन जीरो होगा उसमें बहुत ऑर्डर का हो सकता है ऑर्डर 1 का हो, ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का होगा वो ऑर्डर उस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करा के हम दिखाते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हो सकता है थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, तो हम आपको क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं एक्सरसाइज का, बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर ले लें, एक क्वेश्चन ही बताएंगे। चलिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज का लालजी प्रसाद बुक का एक्सरसाइज 6 का लालजी प्रसाद बुक है और क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है डिटरमाइन द रैंक ऑफ the matrix determine the rank of the matrix कितना 1 2 3 नहीं पहला नंबर क्वेश्चन 1 2 3 तीसरा नंबर लेना है, तो 2 3 4 और उसके बाद 5 6 7 और 8 9 10 गजब सीरियल नंबर में दिया 8 9 10 ये एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि इसका रैंक डिटरमाइन करिए, इसका रैंक निकालिए। तो इसका रैंक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? रैंक का डिफिनेशन कहता है कि रैंक किसी मैट्रिक्स ए के लार्जेस्ट ऑर्डर, मतलब किसी मैट्रिक्स ए के नॉन जीरो माइनर के लार्जेस्ट ऑर्डर को कहते हैं। तो किसी मैट्रिक्स ए के पहले हम लोग माइनर निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें कौन नॉन जीरो है,
और नॉन जीरो में जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होगा वो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा कि हम लोग इसका माइनर निकालें। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको माइनर निकालना बताए हैं और आपको बताए हैं कि जो ये मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका बहुत सारा माइनर हो सकता है। 3/3 ऑर्डर का एक ही माइनर होगा, ये इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो। उसके बाद 2/2 ऑर्डर का होगा, उसके बाद 2/2 ऑर्डर का होगा, उसके बाद ये सारा एलिमेंट उस ऑर्डर का मतलब इस मैट्रिक्स का क्या है, माइनर है। तो अब चूंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर चाहिए जो कैसा हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर अगर नॉन जीरो हुआ तो उसके ऑर्डर को हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोल देंगे। तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट ऑर्डर का इसका माइनर बन रहा है उसको हम निकालते हैं और उसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर कहीं नॉन जीरो आ गया तो वहीं इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा, छोटका का निकालने का क्या जरूरत है। अगर छोटका नॉन जीरो आ भी गया तो क्या वो इस मैट्रिक्स का रैंक होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्डर को ना रैंक बोलेंगे और लार्जेस्ट ऑर्डर नॉन जीरो का है ही, लार्जेस्ट माइनर का ऑर्डर नॉन जीरो है ही, तो क्या हम लोग को छोटका निकालने का जरूरत है, नहीं है। तो भैया सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हियर माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स here minor of given matrix मतलब कौन सा 3/3 वाला। तो here largest order of minor of ऐसे लिख देंगे क्या, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं here minors of given matrix are। तो पहले पहला माइनर निकालते हैं 3/3 ऑर्डर का, तो कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। अब इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 बार 2 मिला और इसको रखेंगे इसको, तो 10 6 60 माइनस 963 और माइनस ये -3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है ना, उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि इतना आता होगा आपको। ये -3 हो जाएगा और ये 10 × 5 = 50 और -8 × 7 = 56, ठीक है। और +4 इंटू ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और -8 × 6 = 48। यहाँ कुछ दिख रहा है कि नहीं, शायद दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा तो क्या है, डिटरमिनेंट सोल्व कर इतना तो आप कुछ कर ही सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 × -6 हो जाएगा ये, और -3 इंटू ये कितना हो जाएगा -6, ये -3 ये 2 × 6 होगा, ठीक है। और +4 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 × -3, तो फाइनली ये -6 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और -12, तो ये कितना हो गया 0। अब ये जो डिटरमिनेंट है, ये जो माइनर का वैल्यू आया है वो 0 के बराबर आ गया, तो क्या ये नॉन जीरो है, 0 है। तो अब ये 0 के बराबर आ गया तो क्या इस माइनर का ऑर्डर इस मैट्रिक्स का रैंक होगा, नहीं होगा। अगर ये नॉन जीरो होता, यहाँ पे 2 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू आ जाता तो ये जो माइनर था वो नॉन जीरो हो जाता, और नॉन जीरो होता तो चूंकि ये हाईएस्ट माइनर है, हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर है इस मैट्रिक्स के लिए, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता, रैंक हो जाता, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाता। लेकिन ससुरा ये तो 0 के बराबर आ गया ना, तो अब इससे लो वाला ऑर्डर का माइनर चाहिए हम लोग को। अब इससे लो ऑर्डर वाला माइनर कौन सा है, इसमें से 2/2 है, 2/2 ऑर्डर का माइनर तो इसमें बहुत सारा बन सकता है लेकिन बहुत सारा से क्या मतलब है, अगर कोई एगो माइनर भी इसका नॉन जीरो हो जाए 2/2 ऑर्डर का, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो कोई एक माइनर लेते हैं और दिखा देते हैं कि एक जो इसका माइनरवा है ना वो नॉन जीरो है और इसका ऑर्डर 2 है, तो और इससे ज़्यादा ऑर्डर वाला माइनर का रैंक इससे ज़्यादा ऑर्डर वाला माइनर का वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो ये लेते हैं, देखिए यही वाला लेते हैं 2 3 5 6 2 3 5 6 क्या है, इस मैट्रिक्स का एक माइनर है जिसका ऑर्डर कितना है 2/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुना 12 माइनस 5 ये 15 कितना हो जाएगा -3। क्या -3 0 के इज इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो यानी ये जो माइनर है ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो माइनर है इस मैट्रिक्स के लिए, और हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इससे जो हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर है वो कितना है, नॉन जीरो नहीं है, जीरो है, जीरो के बराबर है, इसलिए इस माइनर का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा। इस माइनर का जो ऑर्डर 2 है वो इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं चूंकि one minor of a one minor of order 2/2 is non-zero, इसीलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, देखिए लैंग्वेज वगैरह बहुत अच्छे से हम यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ तो शॉर्टकट आपको बता रहे हैं रिवीजन, इसका बहुत ही अच्छा सुंदर सा प्यारा सा हम वीडियो बना के बहुत अच्छे से माइनर और रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम डिटेल में समझाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में इसमें दिक्कत हो रहा है देखने में तो डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल इसमें एक ही क्वेश्चन बताएंगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन बताए हुए हैं, बहुत सारा माइनर के एग्जाम्पल दिए हुए बहुत ही अच्छे से बताए हुए। ठीक है, तो उसको आप जाकर देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो, नहीं तो अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, या लैंग्वेज वगैरह आप थोड़ा उतना अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो बाकी तो आपका मर्जी। ठीक है, तो अब तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मेनली इतना ही पूछता है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें ज़्यादा कुछ और कुछ एक आध टॉपिक है लेकिन वो सब पूछता नहीं है। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सीधा पूछता है कि मैट्रिक्स देता है उसका बोलता है रैंक निकालने के लिए, जो आपको हम बता चुके हैं। आपको पता है कि रिवीजन वीडियो बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा फालतू का चीज़ बताना नहीं है, क्योंकि हम अगर इसमें भी अगर लगे हर एक टॉपिक को कवर करने तो फिर ये दोबारा हो गया ना पढ़ाई। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो भाई प्लेलिस्ट बना हुआ है, पढ़िए वहाँ पे। ठीक है, तो और इसके बाद एक टॉपिक और बच रहा है सॉल्यूशन वाला, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सिलेबस में लिखा हुआ है तो वो हम नहीं बताने वाले हैं, पढ़ाई भी नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, उससे बहुत दिनों से देख रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, तो फिर वो पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को बता रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैट्रिक्स का जितना भी कंसेप्ट था वो बता चुके हैं। अच्छा, एक मिनट, एक और कंसेप्ट बच गया, अभी अचानक से मेरे दिमाग में आया, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बताया, अभी बताते हैं। सारा मैट्रिक्स बता चुके थे जितना 15 टाइप का था, उसके बाद कम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी बताया, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बताए थे। तो बता देते हैं कि अगर ए में ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ए के ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। याद हुआ? कुछ नहीं है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए में ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ए के ट्रांसपोज में ए से मल्टीप्लाई करते हैं और वो अगर आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे वो चैप्टर दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है,
लेकिन कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसका प्रूफ वगैरह दिया है तो वो तो यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना आपको याद रखना है कि अगर किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो उस मैट्रिक्स को हम उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। हो गया? तो ठीक है, यही बताना था। आज क्लास ख़त्म करते हैं और अब हम लोग बाकी दूसरे बुक्स का, अब देखिए किस बुक्स का फिर हम रिवीजन वीडियो बनाते हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत मेहनत से बनाए हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।